प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू प्ले स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम गुजरात बोर्ड का करने जा रहे हैं एसएस का चैप्टर 1, जिसका नाम है हेरिटेज ऑफ इंडिया। चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करेंगे इन वन शॉट, साथ में कुछ मेमोरी ट्रिक्स करेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे जो कि गुजरात बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। प्यारे बच्चों, बिकॉज द चैप्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसका टाइटल है हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो पहले हम हेरिटेज समझने की कोशिश करते हैं कि हेरिटेज होता क्या है। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। विरासत मीन्स क्या मिला हमको हमारे फादर से, ग्रैंडफादर से, ग्रेट ग्रैंडफादर से और हमारे फोर फादर से। देखिए, वही हमें लैंग्वेज भी सिखाते हैं, वही हमें कपड़ा पहनना, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खाना खाना है, कैसे वर्शिप करनी है, ये सब चीज़ें हमारे फोर फादर्स ही हमें सिखाते आ रहे हैं। ओके, मीन्स अ वैल्यूबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स। तो हेरिटेज का मतलब ही होता है कि वैल्यूबल गिफ्ट, कीमती तोहफा जो हमें हमारे फोर फादर से मिला है। वो वैल्यूबल गिफ्ट क्या क्या है? वो हिस्ट्री है, इतिहास है, ट्रेडिशंस है मीन्स परंपरा, प्रैक्टिस है मीन्स की रिलीजियस प्रैक्टिस, हम कैसे वर्शिप करते हैं, हम कैसे मैरिज करते हैं, एटिस्ट्रा ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, और बाकी चीज़ें जो एक खास कंट्री के लिए, पर्टिकुलर कंट्री के लिए होती है। हर एक कंट्री की अपने अपनी हेरिटेज होती है, अपना कल्चर होता है, बाकी चीज़ें होती है, अन्य चीज़ें होती है। अब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज हेरिटेज, एज एमसीक्यू 1 मार्क क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है। आप इसका क्या लिखेंगे? यही डेफिनेशन आप इसकी लिखेंगे, मीन्स अ वैल्यूबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स, द हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, एटिस्ट्रा ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। अब ये जो हेरिटेज है प्यारे बच्चों, ये हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। पहली होती है नेचुरल हेरिटेज, जो कि गॉड मेड होती है, मीन्स कि जिसको ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। दूसरी होती है कल्चरल हेरिटेज, मीन्स कि जो मैन मेड होती है, जिसको इंसानों ने बनाया। फोर फादर्स हमारे, वो तो इंसान ही है ना, तो उन्होंने जो हमें दिया वो कल्चरल हेरिटेज में आएगी। दूसरे जो इंसानों ने नहीं बनाया, जैसे एनिमल्स हुए, जैसे रिवर्स हुए, जैसे माउंटेन्स हुए, जैसे अर्थ हुई, ये सब क्या है? ये नेचुरल हेरिटेज है, मीन्स कि ये भगवान ने बनाई है, गॉड मेड है। होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया है। अब ये जो डिवीजन है नेचुरल हेरिटेज प्लस कल्चरल हेरिटेज, यही टोटल हेरिटेज बनाती है एक कंट्री की, एक पर्टिकुलर कंट्री की। ओके, गुजरात स्टेट से ही हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ये समझने के लिए कि नेचुरल हेरिटेज और मैन मेड हेरिटेज मीन्स कि कल्चरल हेरिटेज क्या होता है। देखो, बोथ नेचुरल हेरिटेज भी यहाँ पर पाई जाती है गुजरात में, और कल्चरल हेरिटेज दैट मीन्स मैन मेड हेरिटेज भी यहाँ पर पाई जाती है गुजरात में। कैसे, क्या एग्जाम्पल है इसके? पहले आप देखेंगे, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू जो है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया है, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये किसने बनाया? ये मैन ने बनाया, तभी इसको मैन मेड हेरिटेज बोलेंगे या कल्चरल हेरिटेज बोलेंगे। ओके, दूसरा है एशियाटिक लाइन। एशियाटिक लाइन आप देखो, ये गॉड ने बनाया है, तभी इसको नेचुरल हेरिटेज में कैटेगराइज किया जाएगा। ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन है जहां पर ये हिंदुस्तान की सभ्यता स्टार्ट हुई थी, हमारे पूर्वज जहां पर रहने लगे थे इंडिया में, वो पाया जाता है डोलावेरा गुजरात में। ये वाली ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहां पर एविडेंस मिलेंगे आपको कि वो कैसे घरों में रहते थे, कैसे बर्तनों में खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे वर्शिप करते थे, ये सब चीज़ें वहाँ पर, इनकी एविडेंस वहाँ पर सबूत आपको मिलेंगे। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि यह होप कि आपको यहाँ तक तो ये अंडरस्टैंड हो गया कि हेरिटेज क्या होता है, नेचुरल हेरिटेज प्लस कल्चरल हेरिटेज, ये सब कुछ आपको तो क्लियर हो गया। लेकिन कल्चरल हेरिटेज से हम एक और डेफिनेशन यहाँ पर हम डिराइव कर सकते हैं, वो डेफिनेशन है कल्चर। क्या? कल्चर। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। देखिए बेटा, संस्कृति होती है वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ मीन्स जिंदगी गुजारने का तरीका, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। किसका तरीका? इंसानों के जिंदगी गुजारने का तरीका। वो पब्लिक में कैसी उनकी लाइफ है, पब्लिक लाइफ उनकी कैसी है, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके कैसे हैं, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का। ये एक डेफिनेशन हुई। दूसरी डेफिनेशन ये है कि कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स। कल्चर क्या होता है? सम ऑफ हैबिट्स, लोगों की आदतें कैसी है,
खाने पीने की आदतें, उठने बैठने की आदतें, ठीक है, उनके वैल्यूज, वो किस में विश्वास रखते हैं, वो किस में बिलीफ अपना रखते हैं, वो किस भगवान को मानते हैं, और उनके रस्म रिवाज कैसे, उसकी परंपराएं उनकी कैसी है, और उनका कंडक्ट, बिहेवियर, मैनर्स वगैरह कैसे हैं उन ह्यूमंस का, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। ओके, तो इसमें भी आपको एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज कल्चर और मीनिंग ऑफ कल्चर। संस्कृत का मतलब क्या होता है, संस्कृति क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। तो आप इसका जवाब, जो आपका इसका आंसर आएगा, या तो ये वाली डेफिनेशन ऊपर वाली लिखेंगे, या ये कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, आप ये वाले। आप इसको समझाने के लिए फर्दर उदाहरण के तौर पर फिर से हम गुजरात का ही कल्चर अपना लेंगे। तो गुजरात का कल्चर क्या है कि यहां पर जो पहनने का तरीका है, पहनने का कपड़ा कौन सा पहनते हैं, क्या ड्रेसिंग है हमारी, वो है घाघरा चोली और धोती कुर्ता। दूसरा आप देखेंगे हमारा बिहेवियर और मैनर्स कैसे, हमारे हम फ्रेंडलीनेस रखते हैं, ओके, हमें यूनिटी पाई जाती है और इमेंस लव पाया जाता है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं यहाँ पर। और अतिथि देवो भव की मीन्स कि जब गेस्ट हमारे घर आते हैं, वी आर वेरी वार्म वेलकमिंग, हम उन्हें बहुत अच्छे से उनका आदर संस्कार करते हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर, भारत एक धरती है पुरानी संस्कृति की। इस रिच हेरिटेज इज मेंशन्ड इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पुराणास। जो भारत की हेरिटेज है वो लिखी गई है, दिखाई गई है, एंशिएंट मीन्स पुरानी, स्क्रिप्चर्स मीन्स बुक्स में। पुरानी स्क्रिप्चर्स जो है, जितने भी पुराने स्क्रिप्चर्स है, रिटन बुक्स है, उनको पुरानास कहते हैं। और टोटल हमारे पास 18 ऐसे स्क्रिप्चर्स है, उन्हीं में से एक स्क्रिप्चर का नाम है विष्णु पुराण। इसी में मेंशन किया गया है, संस्कृत लैंग्वेज है प्यारे बच्चों, कि इंडिया की लोकेशन कैसी है और इंडिया की सभ्यता संस्कृति कैसी है। और ये जो श्लोक जो है, इसी से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, हेरिटेज ऑफ इंडिया। आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक, टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आप इस जो एमसीक्यू है पूछा जा सकता है, मीनिंग पूछा जा सकता है इस श्लोक का, जो इस श्लोक नीचे लिखा हुआ है। ये श्लोक क्या है, उत्तरन यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणमो वर्ष तदो भारत नाम भारती यत् संस्थीय। इसका मतलब क्या होता है ये बच्चा, अब प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका मीनिंग पूछा जाए तो वो एमसीक्यू ही होगा ऑब्वियसली, और उस एमसीक्यू में आपको मीनिंग ऑफ ये श्लोक पूछा जा सकता है 1 मार्क का। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडियन सी, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणमो। मीन्स की उत्तरम, उत्तर मीन्स नॉर्थ, यत् समुद्रस्य इंडियन सी के नॉर्थ में, यत् समुद्र सी इंडियन सी के उत्तरन नॉर्थ में, एंड टू द साउथ ऑफ हिमालयाज, हिमाद्रश्चैव हिमालयाज दक्षिणम, साउथ ऑफ हिमालय, वर्ष तदो भारत नाम भारती यत् संस्थीय। वहाँ पर एक देश है जिसको भारत कहा जाता है, और जो यहाँ के रहने वाले होते हैं उनको भारतीय कहा जाता है। द डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। अरे बच्चों, ये हम मैप के जरिए भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये हिमालयाज है ऊपर नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया, ये हिमालयाज है, ये हिमालयाज का नॉर्थ है, ये इसका साउथ है। ये बीच में वाइट कलर है, ये जो दिख रहा है आपको, ये हिमालयाज है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये इंडियन सी है, ओके, इंडियन सी का ये नॉर्थ हुआ और ये इसका साउथ हुआ। ये जो श्लोक है, श्लोक क्या समझाता है हमें कि इंडियन सी के नॉर्थ में, इंडियन सी के नॉर्थ में वो यहाँ पर है, और हिमालयाज के साउथ में ये जो ज़मीन बीच में है, ये जो धरती बीच में है, इसी को भारत कहा जाता है। और यहाँ के रहने वालों को, यहाँ के वासियों को भारतीय कहा जाता है। प्यारे बच्चों, तो ऑन ऑस्पिशियस सेरेमनीज फॉर रेजोल्यूशन मीन्स मंत्र, जब भी कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी होती है, जब भी कोई शुभ कार्य होता है, चाहे मैरिज हो या कोई और फंक्शन हो जिसमें पंडित वगैरह बुलाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने मंत्रों में भारत का नाम और भी बहुत सारे नामों से लेते हैं, जैसे भारतवर्षा, जैसे भारत खंड, जम्बूद्वीप और आर्यवर्ता जैसे नामों से उसको पुकारा जाता है। ओके, अब प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, कि इंडिया कितना प्रॉस्पेरस था, कितना सक्सेसफुल था इंडिया, ओके, कितना दौलतमंद था इंडिया, कितने पैसे थे इंडिया के पास उन दिनों। अभी जो इंडिया की रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में,
इंडिया के पास अभी 7% ऑफ टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी है और ये 5th प्लेस पे लाई करता अभी राइट नाउ इंडिया। 1000 साल पहले अगर आप देखेंगे तो इंडिया के पास 30% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी थी। तो प्यारे बच्चों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 5th प्लेस पे है इंडिया और 7% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी इंडिया के पास है। और इमेजिन कीजिए कि 1000 साल पहले 30% पे इंडिया कितना अमीर होता। ओके, नाउ आगे बढ़ते यही देख के बहुत सारी कंट्रीज मेस्मराइज हुए, खुश हुए, लालच में आ गए, भैया हम भी जाएंगे। इनकी सक्सेस देख के खुश हो गए इंडिया की और उनने सोचा कि हम माइग्रेट करें इनके साथ, वहीं पर रहने जाए। और वो जब आएंगे रहने तो कॉमन सेंस की बात है, वो अपना कल्चर और अपना हेरिटेज भी लाएंगे। और वो यहाँ पर क्या करने आते, कुछ ट्रेड करने भी आते, कुछ सेटल होने के लिए भी आते और कुछ मिंगल होने के लिए आते इंडियन कल्चर के साथ। तो यहाँ से भी हमें एक एमसीक्यू निकलता है, फॉर व्हाट पीपल केम, किस लिए लोग आते थे इंडिया। इंडिया किस लिए आते थे, तो पीपल केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, सेटलमेंट और टू मिंगल विद इंडियन कल्चर। ये आप यहाँ से आंसर इसका यहाँ तक लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। एमसीक्यू का 1 मार्क आपसे ये पूछा जा सकता है। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज, क्योंकि जब बाहर से भी वो अपना कल्चर लेकर के आएंगे, डिफरेंट लोग, बहुत सारे टाइप्स के लोग यहाँ पर आए, वो जब आते तो वो अपने म्यूचुअल एक्सचेंज करेंगे, अपना कल्चर इस कल्चर के साथ मिक्स करेंगे, इंडिया के कल्चर के साथ। तो बहुत सारी चेंज उससे देखने को मिलेगी आपको हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में। और वही चेंज आती रही, जनरेशन टू जनरेशन पास होती रही एंड कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग। और अभी भी वो प्रोग्रेस हो रही है। अभी हम देखते हैं कि इंडिया में वैराइटीज़ ऑफ ड्रेसेस पहने जाते हैं। नॉर्थ से साउथ तक आप जाइए, ईस्ट से वेस्ट तक आप जाइए, आपको हंड्रेड्स ऑफ डिशेस मिलेगी, हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज मिलेगी, हंड्रेड्स ऑफ क्लोथिंग्स मिलेगी। तो इसी से हमारा कल्चर अभी भी कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता जा रहा है। आवर कंट्री इज गिफ्टेड विथ नेचुरल बाउंड्रीज। हमारी कंट्री जो है इसको नेचर ने, नेचुरल हेरिटेज में क्या मिला है प्यारे बच्चों, बाउंड्रीज मिली है, नेचुरल बाउंड्रीज मिली है। नेचुरल में मीन्स उसमें माउंटेन्स आते हैं, उसमें सी आता है, समंदर आते हैं। ओके, हिमालय इन द नॉर्थ, देखो नॉर्थ में यहाँ पर इंडिया को क्या मिला है, नॉर्थ में कौन सी बाउंड्री मिली है, ये हिमालय नॉर्थ में, हिमालय नॉर्थ में। और यहाँ पर इंडियन ओशन इन द साउथ, साउथ में क्या मिलेगा, क्या कौन सी नेचुरल बाउंड्री मिली है, इंडियन ओशन। ओके, और यहाँ पर ईस्ट में आप देखोगे बे ऑफ बंगाल। देखो बे ऑफ बंगाल ये भी समंदर है, इंडियन ओशन ये भी समंदर है, नेचुरल हेरिटेज है, नेचुरल बाउंड्री है। ओके, और यहाँ से अरेबियन सी वेस्ट में आप देखोगे ये भी नेचुरल बाउंड्री है, नेचुरल हेरिटेज है, गॉड मेड है। ओके, ये हो गया वेस्ट में। तो आपको ये पता चला कि विच मीन्स इन नॉर्थ देयर इज हिमालय, नॉर्थ में हिमालयस है। इन ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में आप देखते हैं कि सी है, समंदर है। और प्यारे बच्चों, इंडिया वॉज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम। पहले इंडिया बहुत बड़ा हुआ करता था। ओके, कहाँ तक कितना बड़ा हुआ करता है, ये पाकिस्तान जो अभी 1947 के बाद बना वो भी इंडिया का ही हिस्सा यहाँ पर था, ये ज़मीन भी इंडिया की थी, ये अफ़गानिस्तान ये ज़मीन भी इंडिया की ही थी। ओके, तो ये इतना बड़ा हुआ करता था। नॉर्थ इंडिया, ओशन इन द साउथ। ओके, फ्रॉम नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ, नॉर्थ से लेकर इंडियन ओशन साउथ में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट से लेकर के अरेबियन सी इन द वेस्ट, ये हमारा इंडिया है। एरिया वाइज इंडिया रैंक 7th। एरिया वाइज क्षेत्र के हिसाब से अगर इंडिया की ज़मीन धरती को देखा जाए तो 7th पोजीशन पे इंडिया पूरी दुनिया में है एरिया वाइज, इसकी धरती ज़मीन। और पॉपुलेशन वाइज अगर इंडिया को देखा जाए प्यारे बच्चों तो वो है 142 करोड़ 86 लाख 27,663। और इंडिया रैंक करता है नंबर 1 इन पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड में। और नंबर 2 पे प्यारे बच्चों चाइना अभी लाई करता है।
तो नंबर 1 पे, क्योंकि इंडिया हो सकता है एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि इंडिया की पॉपुलेशन अभी करंटली कितनी है। देखो चेंज तो होती जाएगी क्योंकि बर्थ रेट भी बढ़ रही है। ओके, तो ये याद रखने के लिए प्यारे बच्चे छोटी सी ट्रिक यहाँ पर करते हैं। पहले मैं 1 लिखता हूँ, फिर गैप छोड़ता हूँ, 1 का डबल क्या होता है 2। ओके, फिर यहाँ पर 4 लिखता हूँ और 4 का डबल क्या होता है 8। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, ये हुआ 142 करोड़, 142 करोड़, ये हुआ 86 लाख, और बाकी नंबर तो चेंज होते रहेंगे। नाउ रिच एंड वेरीड हेरिटेज, धनी और डिफरेंट टाइप, वेरियस टाइप्स ऑफ हेरिटेज से ये धनवान हो गई है हमारी मदरलैंड। जो मदरलैंड हमारी है, धरती जो हमारी है, इसकी वेरीड हेरिटेज। वेरीड हेरिटेज का मतलब होता है कि विद डिफरेंट टाइप्स, विद मैनी काइंड्स। ओके, चाहे नेचुरल हो या कल्चरल हो, इतनी वेराइटीज मतलब सफिशिएंट अबंडेंट हेरिटेज यहाँ पर पाई जाती है जो हमारी मदरलैंड ने हमको दी है। इंडियन कल्चर हैज बीन ट्रेड ओरिएंटेड। जो इंडियन कल्चर है ये पहले से ही, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है ये पहले से ही, पुराने जमाने से ही ट्रेड ओरिएंटेड है, बिजनेस ओरिएंटेड है। बिजनेस करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। एंड पीस लविंग, साथ ही साथ में वो अमन शांति और प्रेम से रहने वाले लोग हैं। इंडियन कल्चर प्रॉस्पर्ड विद कल्चर ऑफ अदर कंट्री। जो हिंदुस्तानी संस्कृति है वो बाकी कंट्री से जो लोग यहाँ रहने आए उनके साथ इनका कल्चर मिंगल हुआ, प्रॉस्पर हुआ, वो फला फूला। विच सेटल्ड हियर, जो यहाँ पर ये लोग जो सेटल हुए थे उनकी संस्कृति के साथ। एक्सेप्टेड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। उन लोगों ने भी यहाँ की जो वैल्यूज है वो किस में विश्वास रखते हैं, किसमें, नॉन वायलेंस में, अहिंसा में, एंड पीस, अमन शांति में। द वैल्यूज सत, चित एंड आनंद आर रियलाइज्ड फ्रॉम द इंडियन कल्चर। अभी जो बिलीफ सिस्टम पूरे इंडिया का है वो ये 3 चीजों पर डिपेंड है। किस पे? सत्य, चित एंड आनंद। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, सच्चाई। चित का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस। एंड आनंद का मतलब होता है ट्रू हैप्पीनेस। ये सारे वैल्यूज जो है ये रूट्स इनके पाए जाते इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में। इनके बेस पे आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं कि इंडियन कल्चर कैसा है, ये कैसा रह चुका है इंडियन कल्चर पहले जमाने से। ओके, तो आप लिख सकते हैं इंडियन कल्चर हैज बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। इसका आपको 1 मार्क मिल सकता है। ऐसी दूसरा एमसीक्यू आपको यहां पर बनता है कि कौन से वैल्यूज रियलाइज किए जाते हैं फ्रॉम इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में इंडियन संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, वो उनका विश्वास किस में है, किन चीजों में उनका विश्वास है। उनका 3 चीजों में विश्वास है, 3 वैल्यूज में वो विश्वास रखते हैं, वो है सत्य, चित एंड आनंद। ये आप लिखेंगे तो इसका भी आपको 1 मार्क डेफिनेटली मिलेगा ही। Okay, now people right from the beginning of Indus Valley civilization till today, लोग Indus Valley civilization से जो रहने आए यहां पर तब से लेकर अभी तक, उन सभी लोगों ने have made our country rich and wealthy with their intellectuality। उन्हें अब हमारी इस कंट्री को धनी बना दिया है, किससे? अपनी बुद्धि से, विद देयर इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, अपने हुनर से, टैलेंट, अपनी प्रतिभा से, स्किल, अपने हुनर से। ओके, इन्यूमरेबल स्कॉलर्स, अनगिनत स्कॉलर्स, विद्वान यहां पर आए हैं, विचारक थिंकर्स यहां पर आए हैं, आर्टिस्ट, कलाकार यहां पर आए हैं, आर्टिजन्स, कारीगर यहां पर आए हैं, सेज, सेंट्स, ऋषि मुनि, संत, साइंटिस्ट, विज्ञानी यहां पर आए हैं, एंड हिस्टोरियंस, इतिहासकार आए हैं, साइंटिस्ट यहां पर आए हैं, इतिहासकार यहां पर आए हैं, हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर। इन सभी ने मिलके हमारी संस्कृति को और भी बढ़ाया है, और भी इसको ग्रो किया है, और भी इसको डेवलप किया है। प्यारे बच्चों, अब आते हैं इस टॉपिक पे फिर से, हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसलिए मैं फिर से हेरिटेज ऑफ इंडिया, नेचुरल हेरिटेज प्लस कल्चरल हेरिटेज करा रहा हूं, क्योंकि इस पे आपको एक एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, एक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। जैसे व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज, आपको पूछा जा सकता है, और व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज, या दोनों भी पूछे जा सकते हैं।
नेचुरल हेरिटेज क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया वो गॉड मेड होती है, मीन्स गॉड ने बनाई होती है। और नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या आता है जो गॉड ने बनाया, जैसे फॉरेस्ट, रिवर्स, एनिमल्स। और अगर इसकी डेफिनेशन आपको प्यारे बच्चों लिखनी है तो आप लिखोगे इट रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन लाइफ, एनवायरमेंट एंड नेचर। अब इसके लिए मेमोरी ट्रिक एक में लाया हूं, वो है हैन। आपको हैन याद रखनी है, आपको लिखना है इट रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हैन। ओके, सो नेचुरल हेरिटेज गॉड मेड इज इक्वल टू, ऐसे मैंने इसको याद रखने के लिए आपके लिए लिखा, आपको लिखना है रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन हैन, H फॉर ह्यूमन लाइफ, E फॉर एनवायरमेंट, N फॉर नेचर। ऐसे आप ये याद रखेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इज कल्चरल हेरिटेज। कॉमन सेंस की बात है, अगर नेचुरल गॉड मेड है तो कल्चरल मैन मेड होगा। अब जो मैन ने कल्चर बनाया है, इनकी जो संस्कृति है उसमें क्या क्या आता है, उसमें टेंजिबल कल्चर आता है। टेंजिबल मीन्स जो कंक्रीट, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, लैंडस्केप्स। लैंडस्केप मीन्स हिमालय एक लैंडस्केप है। बुक्स, वर्क ऑफ आर्ट, जितने भी कला के काम किए गए हैं, या आर्टिफैक्ट्स, टूल्स वगैरह जो भी इस्तेमाल किए गए। दूसरा होता है इंटेंजिबल, जिनको हम छू नहीं सकते, वो वाला कल्चर, वो वाली संस्कृति। ये भी इंपॉर्टेंट कल्चर है संस्कृति का। जैसे फोकलोर, किस्से कहानियां जो सुनाया करती थी या करते हैं, या जैसे पंचतंत्र वगैरह, जैसे गौतम बुद्धा की जो राइटिंग्स है, उनकी जो स्टोरीज है, ऐसी ट्रेडिशंस, ऐसी लैंग्वेज, संस्कृत, हिंदी वगैरह, एंड नॉलेज, जितनी भी नॉलेज है सारी, देखो इनको हम छू नहीं सकते। ट्रेडिशन, लैंग्वेज, नॉलेज, इनको हम छू नहीं सकते, ये इंटेंजिबल होते हैं। दैट मीन्स जो दैट वी कैन नॉट टच। अब कैसे याद रखें कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या आता है, तो कल्चरल हेरिटेज पता है ये मैन मेड होता है। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, आप लिखोगे इट्स अ सम ऑफ टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल culture. Tangible culture includes books, monuments that we can touch simply, or intangible culture includes language, knowledge, folklore, etc. That means that we cannot touch. प्यारे बच्चों, यहां तक आपने समझ लिया कि हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है ये दो चीजों से बनी है। एक नेचुरल हेरिटेज होती है, दूसरी कल्चरल हेरिटेज होती है। इन्हीं को मिला के हमारा टोटल हेरिटेज बनता है। देखिए, नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज तो हम समझ के हैं। अब हम नेचुरल हेरिटेज को थोड़ा डीपली और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है मीन्स की कुदरती हेरिटेज, प्राकृतिक हेरिटेज जो कि गॉड ने बनाई है। इसकी हमने डेफिनेशन इससे पहले कर ली है और एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है इसकी डेफिनेशन। वो है द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हैन। कृपया मुर्गी नहीं लिखना है एग्जाम में, हैन नहीं लिखना है एग्जाम में, क्योंकि हैन यहां पर मेमोरी ट्रिक है जस्ट आपको याद दिलाने के लिए कि H फॉर ह्यूमन लाइफ, E फॉर एनवायरमेंट और N फॉर नेचर। ओके, मीन्स ह्यूमंस, इंसानों, एनवायरमेंट, प्रकृति, नेचर, कुदरत जो भी है, इनके बिटवीन जो रिलेशनशिप है ये एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बना के एक दूसरे पे डिपेंड है। ओके, इज नेचुरल हेरिटेज, ये सब कुछ नेचुरल। देखो, ह्यूमंस भी नेचुरल हेरिटेज में आएंगे, एनवायरमेंट भी नेचुरल हेरिटेज में आएगा और नेचर भी नेचुरल हेरिटेज में ही आएगा। ये तीनों कंबाइन होके नेचुरल हेरिटेज बनाते हैं। ओके, एंड दीज ऑल थ्री आर मेड बाय क्रिएटर। क्रिएटर मीन्स जो इनका बनाने वाला है गॉड। ओके, होप कि यहां तक आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है। अब नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है ये यूनिक एंड वेरिड है। यूनिक मीन्स बिल्कुल टिपिकल, अलग से आपको मिलेगी पर्टिकुलरली इंडिया की हेरिटेज, और वेरिड मिलेगी मीन्स कि इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स वगैरह वगैरह आपको मिलेंगे। लाइक जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स जैसे पहाड़, जैसे पर्वत वगैरह, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स भी प्लांट्स ही होते हैं। ओके, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स, वेरिड लैंडस्केप्स मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप्स बोले तो माउंटेन्स होते हैं। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, देखो मिनरल्स में लिथियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, कॉपर आता है, वो सभी कहाँ से एक्सट्रैक्ट हम करते हैं? पहाड़ों से ही, जमीन से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। वेजिटेशन मीन्स
वेजिटेशन प्लांट्स को कहते हैं, मीन्स कि जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, चाहे ट्रीज, ग्रीन ग्रास वगैरह वगैरह, वॉट एवर इट इज, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, वो सारा वेजिटेशन में आएगा, और प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, तो ये सभी नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में आएगी। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, देखो यहां पर ऊपर हमने पढ़ा कि नेचुरल हेरिटेज की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी कि क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हैन। ओके, फिर से एक बार कह रहा हूं, हैन एग्जाम में नहीं लिखना। हैन का मतलब जस्ट मेमोरी ट्रिक है, एच फॉर ह्यूमन लाइफ, ई फॉर एनवायरमेंट, एन फॉर नेचर। ओके, द एग्जाम्पल, तो इसकी एग्जाम्पल क्या बनेगी, कैसे इन तीनों की रिलेशनशिप बनती है एक दूसरे के साथ। देखिए कैसे, पहली एग्जाम्पल हमने ली है रिलेशनशिप विद नेचर और स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र की स्टोरीज जब पढ़ते हैं हम, मीन्स पंच मीन्स पांच, तंत्र मीन्स उपदेश, उपदेश का मतलब कि आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, उसमें वो उपदेश, उसमें कुछ एडवाइसेस है, कुछ सजेशंस है। और ऐसे ही जाटक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीजन के जाटक टेल्स जो है, ये बुक है, स्टोरी बुक। और ये स्टोरी किससे, ये एनिमल्स और ट्रीज के द्वारा इंसान को मॉरल, हम इंसानों को मॉरल लेसन्स वहां पर दिए गए हैं। ओके, इसमें भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जाटक टेल्स बुद्धिस्ट रिलीजन में किससे रिलेटेड है, वो स्टोरीज किससे रिलेटेड है। ओके, तो देखो यहां पर एनिमल्स और ट्रीज ही नेचर से बिलोंग करते हैं और ह्यूमंस भी नेचर से ही बिलोंग करते हैं, नेचुरल हेरिटेज में आते हैं। तो दोनों का देखो यहां पर संगम हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। ओके, ऐसे म्यूजिक जो हमारा है, चाहे क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे फोक म्यूजिक हो, या बहुत सारे राग ऐसे हैं, राग्स बहुत सारे ऐसे हैं जो बेस है किसमें, प्रहर पे। प्रहर कहते हैं दिन के तीसरे भाग को, मीन्स कि 3 घंटे, अगर 24 घंटे का एक दिन है तो 3 घंटे को एक प्रहर कहते हैं। तो 24 घंटे में कितने प्रहर हुए, 8 प्रहर हुए। तो जितने भी हमारी क्लासिकल म्यूजिक है वो सभी इसमें, देखो वो दिन जो है, जो डे एंड नाइट है, प्यारे बच्चों, वो गॉड नहीं बनाया, तो वो भी नेचुरल हेरिटेज में आएगा, तो वो भी नेचुरल है। देखो ये भी ये हमारा जो म्यूजिक है, जो हमारा संगीत है, वो भी प्रहर पे, दिन के एक हिस्से पे, एक नेचर पे ही डिपेंड है। सारे गामा पादा नीसा, तो ये भी किस पे बेस्ड है, ये कुछ राग भी किस पे बेस्ड है, प्रहर पे बेस्ड है। और प्रहर क्या है, नेचर का ही एक हिस्सा है, जो नेचर ने ही प्रहर बनाया है, डे बनाया है। ओके, सिमिलरली ऐसे ही आयुर्वेदा, यूनानी नेचर के, जब भी हमें अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करनी है, जो कोई बीमार है उसका ट्रीटमेंट करना है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते आ रहे हैं, आयुर्वेदा से, यूनानी मेडिसिन से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से, नेचर केयर से। और ये सभी जो दवाइयां हैं, जो मेडिसिन है, ये किससे बनाई जाती है, ये नेचर से ही बनाई जाती है, नेचुरल जड़ी बूटियों से ही बनाई जाती है, जो जंगलों और पहाड़ों से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो इससे भी हमारी रिलेशनशिप बनती है ह्यूमंस की, किनके साथ, प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, जो ऊपर आपने पढ़ा, ह्यूमन लाइफ, एनवायरमेंट और नेचर। प्यारे बच्चों, सिंस एंशिएंट टाइम्स, भूतकाल से ही, पुराने जमाने से ही जो हिमालय है, सॉरी वहां मुझे नहीं जाना था, मैं लैंडस्केप बोलना भूल गया, यहां पर लैंडस्केप से जाते हैं। अब लैंडस्केप भी नेचुरल हेरिटेज में आएगा। मींस लैंडस्केप जब मैं बोलूं तो लैंडस्केप का मतलब होता है माउंटेन्स। तो लैंडस्केप्स का, तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। जब जमीन की शेप डिफरेंट हो जाती है, मींस कि वो पीक पकड़ लेती है, ऐसे जमीन, उभरी हुई जमीन ऊपर की तरफ, उसी को हम पहाड़ कहते हैं, पर्वत कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमालय, हिमालय भी एक पर्वत है, पहाड़ है, माउंटेन है। गिव्स इंडिया यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। ये हिमालय जो है, ये इंडिया को वेजिटेशन देता है, फ्लोरा फौना देता है। फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स, प्लांट्स, ट्रीज वगैरह वगैरह, एंड फौना मीन्स एनिमल्स, एंड मिनरल्स भी देता है। मिनरल्स मैंने बोला लिथियम, जितने भी भंडार निकलते हैं, कहां से, धरती से, जमीन से, उन पहाड़ों से, हिमालय पहाड़ से, कॉपर, आयरन और लिथियम, वट एवर इट इज, ठीक है, जितने भी मिनरल्स है वो यहां से निकलते हैं। तो यहां पर हमें पूछा भी जा सकता है एक क्वेश्चन, व्हाट इज लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है, प्यारे बच्चों, आप सीधे यहां से लिखेंगे, लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ लैंड। लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। लैंडस्केप्स कैसे बनते हैं, जब जमीन की शक्ल, आकार चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, हिमालय। और अब हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने जमाने से ही, हिमालय हैज ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों।
दीज आर गिफ्ट्स ऑफ हिमालय। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये गिफ्ट, ये तोहफे हिमालय देता है पूरे इंडिया को। एक स्ट्रेंज बर्ड्स होते हैं, अद्भुत अजीब से बर्ड्स यहां पर पाए जाते हैं, परिंदे पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, माउंटेन पीक्स पाए जाते हैं जो कि स्नो से भरे हुए होते हैं, ब्रिमिंग रिवर्स, उभरते हुए रिवर्स वहां से निकलते हैं, नदी नाले निकलते हैं वहां से, दरिया निकलते हैं वहां से, फॉरेस्ट ऑफ तराई, और तराई के फॉरेस्ट भी यहीं से जनरेट होते हैं। तराई प्यारे बच्चों बोलता चलो कि यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा के जो भी इलाके हैं जो कि हिमालय से टच करते हैं, उनके फुट हिल्स पे आप देख सकते हैं ऐसी जमीन आपको मिलेगी, ऐसे जंगल आपको मिलेंगे, ठीक है, उसी के फुट हिल्स में हिमालय के। पिलग्रिमेज प्लेसेस, जो यात्रा के जगह हैं, यात्रा की प्लेसेस भी हिमालय में ही पाई जाते हैं। जैसे अमरनाथ केव, आपने सुना होगा, जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अमरनाथ केव पाई जाती है, जो जहां पर भगवान शिव का लिंग पाया जाता है। वहां पर हर साल यात्री यात्रा करने जाते हैं। ऐसी बद्रीनाथ, केदारनाथ, और बद्रीनाथ, केदारनाथ ये भी आप देख सकते हैं, ये भी हिमालयाज में ही पाए जाते हैं, हिमालय पहाड़ में ही, पहाड़ों में ही पाए जाते हैं। क्योंकि हिमालय प्यारे बच्चों बोलता चलूं, हिमालय एक पहाड़ नहीं, हिमालयाज ये ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है। ओके, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड में जो हिमालयाज पाए जाते हैं, वहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ टेम्पल आपको मिलेगा। बहुत सारे हिंदू वहां पर क्या यात्रा करने जाते हैं। ऐसी समिट्स लाइक नंदा देवी, समिट पीक को कहते हैं, माउंटेन पीक को, माउंटेन पीक को जो मंदिर बनाया जाता है, जैसे नंदा देवी माउंटेन पीक, समिट मीन्स माउंटेन पीक, ऊपर पर्वत की चोटी पे जो मंदिर बनते हैं। ओके, तो जैसे नंदा देवी मंदिर है, नंदा देवी मंदिर ये भी उत्तराखंड हिमालय पहाड़ों में ही बनाया गया है, और वहां भी लोग यात्रा करने जाते हैं। प्यारे बच्चों, लैंडस्केप सीन्स एट डॉन एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द रिवर साइड। आपने देखा होगा जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी इंस्पिरेशन मींस प्रेरणा कहां से लेते हैं? वो इन्हीं देखो नेचर को ही देख के, पहाड़ों को देख के, देखो पहाड़ भी नेचुरल हेरिटेज है, वहां से सूरज डूब रहा है या सूरज चढ़ रहा है, इनको देख के क्या होता है, यहां से नदी नाले बह रहे हैं पहाड़ों के दामन में। जब आर्टिस्ट इसको देखता है प्यारे बच्चों, वो इसको कैनवास पे पेंट करने बैठ जाता है। तो ऐसी से जो 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 पेंटर है वो क्या है, वो ह्यूमन है ना, और जो पहाड़ जैसे दरिया, नदी नाला वगैरह जो भी इस पहाड़ से बहता है, और ये सूरज वगैरह, ये सारा नेचुरल हेरिटेज में, तो देखो इनकी रिलेशनशिप बन जाती है। दैट मीन्स इंसान प्रेरणा भी लेता है इसी नेचर से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने नेचर से। तो ऐसी इनकी रिलेशनशिप प्यारे बच्चों बनती है। होप कि आपको ये यहां तक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है। प्यारे बच्चों, यहां तक हमने नेचुरल हेरिटेज की जो पहली एग्जाम है लैंडस्केप कंप्लीट कर लिया। लैंडस्केप मींस माउंटेन्स, और माउंटेन में आपको याद रखना है हिमालयाज, और हिमालयाज एक नेचुरल हेरिटेज है जो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाउ अब चलते हैं वाटरवेज पे, मीन्स की रिवर्स पे। ओके, रिवर्स, नदियां जो है प्राचीन काल से ही रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल से ही जो नदियां है ये नेचुरल प्राकृतिक वेज बनते हैं, रोड्स बनते हैं, इंसान को, मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। देखिए पहले जब रोड्स नहीं हुआ करते थे, मीन्स सब मतलब बसेस, ट्रक्स वगैरह ये सब नहीं हुआ करते थे, ट्रेन वगैरह ये सब नहीं हुआ करती थी, तो क्या होता था कि रोड्स के बदले नदियों को इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे गुड्स हो चाहे पैसेंजर्स हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ओके, थ्रो शिप, समुद्री जहाज या बोट्स वगैरह इस्तेमाल करके। होप कि यहां तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब जो इंडियन कल्चर हैज फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ द इंडस एंड रावी, जो इंडियन कल्चर है, हिंदुस्तानी संस्कृति जो है, भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता यहाँ की है, वो फली फूली है, फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ इंडस एंड रावी। किन नदी के किनारों पे, किन नदियों के किनारों पे, खासकर इंडस और रावी के किनारों पर ये फली फूली है, ये ग्रो हुई है। कौन? हिंदुस्तानी सभ्यता। और जो रिवर्स है, नदियां जो है, इनको लोक माता कहा जाता है भारत में, लोक माता कहा जाता है भारत में, याद रखिएगा ये पॉइंट। ओके, नाउ
जो गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंदस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा एटसेट्रा हैव इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया। ये सारी नदियां जो है उन्होंने बहुत प्रभाव डाला है हिंदुस्तान के लोगों पर, भारत के लोगों पर। कैसे प्रभाव डाला है? सबसे पहले बात करते हैं रिवर्स आर सोर्सेस फॉर। जो रिवर्स है वो किस किस चीज का सोर्स है जिससे प्रभाव पड़ा भारत के निवासियों पर, भारतीयों पर। पहला है ड्रिंकिंग वाटर, ये प्रोवाइड करते हैं नदियां, पीने का पानी, पीने का जल। और दूसरा डोमेस्टिक यूज, घरेलू जितने भी कामकाज होते हैं सभी पानी की वजह से ही होते हैं। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। इरिगेशन के लिए फसलों को पानी देना है, खेतों को पानी देना है, प्लांट्स को पानी देना है, तो इसके लिए भी नदी का पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ओके, बिजली बनाने के लिए हम नदी का ही इस्तेमाल करते हैं, नदी के पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। वाटरवेज तो हमने ऊपर पढ़ा, वाटरवेज मीन्स की जल मार्ग, जिससे वो रोड्स जो पानी से है, पानी वाले रोड्स मीन्स पानी को हम एज रोड इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोट, उसमें ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ जहाज, शिप वगैरह वगैरह। ओके, मैन वॉज डिपेंडेंट ऑन रिवर टू डेवलप इंडस्ट्रीज। जो मनुष्य है वो पहले से ही निर्भर करता था किस पे? रिवर्स पे, नदियों पे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। कैसी इंडस्ट्री? देखो, अगर क्ले यूटेंसिल्स बनाने हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, उसके लिए पानी भी बहुत आवश्यकता रखता है। प्लास्टरिंग के लिए, अगर घर में प्लास्टर करना है, दीवारों पे प्लास्टर करना है रेत का, सीमेंट का, और ऐसी बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, अगर घर बनाना है, मकान बनाना है, हाउसेस बनाने हैं, तो क्या उसके लिए भी क्या चाहिए? वो बिल्डिंग बनाने के लिए भी क्या चाहिए? जल चाहिए, पानी चाहिए। रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्पेरस। जो जल है, नदी का पानी जो है, इससे मनुष्य की जो जिंदगी है, मनुष्य का जो जीवन है वो सुंदर हुआ है और प्रॉस्पेरस हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, ग्रो हुआ है। वेजिटेशन पे जाते हैं। वेजिटेशन का मतलब समझते हैं। वेजिटेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों वनस्पति। जो भी हरियाली जमीन धरती पर उगती है, इसमें सब कुछ पेड़ पौधे, जंगल, फॉरेस्ट, ग्रीनरी जितनी भी है वो सब कुछ इसमें आता है। द पीपल ऑफ इंडिया लव देयर एनवायरमेंट सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो भारत के निवासी है वो प्राचीन काल से ही अपने पर्यावरण से काफी प्रेम करते आ रहे हैं। इस प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। और इसका सबूत उनका प्रेम और स्नेह फूलों, पेड़ों और पौधों के प्रति देखने से पता चलता है। Trees such as banyan, people and basil are worshipped in India. banyan, people, बासिल, ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको पूजा जाता है भारत में। ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर फूड। जो मनुष्य है, जो जानवर है और जो पक्षी है आदि, वो सभी निर्भर करते हैं खाने के लिए पौधों पर, क्योंकि सबका खाना कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से ही आता है। सीरियल्स मतलब अनाज, पल्सेस दालें, ऑयल सीड प्लांट्स तेल के बीज वाले प्लांट, ग्रीन फील्ड्स हरे भरे खेत, प्रॉस्पेरस हर्ब्स समृद्ध जो जड़ी बूटियां है वो कहाँ पर पाते? पैकेट फॉरेस्ट, वो वाले जंगल, समृद्ध जंगल भरे हुए हैं जड़ी बूटी और औषधि के पेड़ों से। औषधि के पेड़ मीन्स मेडिसिनल प्लांट्स, ओके, जिनसे वो प्लांट्स, वो पेड़ जिनसे हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। हैव अल्ट्रा एनरिच्ड आवर लाइफ फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इन सब ने और भी सक्सेसफुली ग्रो किया है हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को और भी सक्सेसफुल बनाया है प्राचीन काल से ही। मेडिसिनल प्लांट्स विच हैव मेड आवर लाइफ हेल्दी। वो वाले औषधि के पेड़, वो वाले मेडिसिनल प्लांट्स जिनने हमारे जीवन को और भी स्वस्थ बनाया है, वो हार्दी है, अम्बला है, बहिंदा है, एलोवेरा है, आर्दसी है और नीम है। फ्लावर्स हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। जो फूल है उन्होंने मनुष्य के जीवन को और भी सुंदर बनाया है। वो कैसे? कौन कौन से फ्लावर्स है? रोज, लोटस, मोगरा, जैस्मीन,
धमारो, स्वीट बासिल, सनफ्लावर, चंपा, प्लुमेरिया, जूई, पोलेंथिस, टिबरोस, जैस्मियम। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा नेचुरल हेरिटेज से रिलेटेड जो हेरिटेज है वो है वाइल्ड लाइफ, वन जीवन। इंडिया इज नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। भारत प्रकृति का प्रेमी प्राचीन काल से ही है, प्राचीन समय से ही है। इट्स अ कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर। यहां पर प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर जानवरों के प्रति काफी प्रेम पाया जाता है भारतीयों में। डॉग्स एंड अदर एनिमल्स आर स्टिल केप्ट एट होम्स एज पेट्स। आप देख पाएंगे मैक्सिमम घरों में यहां पर डॉग्स और बाकी अन्य जानवर पाए जाते हैं जिनको पालतू बनाया जाता है, जिनको पाला जाता है। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, स्टेयर, बेयर, सांबा, रैबिट, पाइथन, स्नैक, mongoose, lizard, porcupine, like many such organisms are found and seen. ये सारे एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर गिर फॉरेस्ट गुजरात में एशियाटिक लायन, एशियन लायन सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट कहां पर है? गुजरात में। Our religious belief has given a status of god, goddesses, vehicle to some of the wild animals, tiger, peacock, alligators, eagles, etc. प्यारे बच्चों, हमारा जो धार्मिक विश्वास जो है उसके हिसाब से हमने जो गॉड गॉडेसेस है, कुछ वाइल्ड एनिमल्स को, कुछ जंगली जानवर को हमने उनकी सवारी भी बना के रखा है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इमेज में ये खोडियार माता है जो कि मगरमच्छ पे सवार है, और यहां पर आप देखो दूसरे भगवान है जो कि ईगल पे सवार है, और यहां पर देखो शेरा वाली माता है जो टाइगर पे सवार है। तो ये टाइगर, जो ये मगरमच्छ वगैरह बाकी अन्य जो जानवर, जंगली जानवर यहां पर आप देख रहे हैं, इनको सभी को एक सम्मान दिया गया है कि ये किनकी सवारियां हैं? ये भगवान की सवारियां है प्यारे बच्चों। और नेशनल करेंसी इज हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ 4 लायंस एंड हॉर्स बुल। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको आपको ये पॉइंट समझाने के लिए इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं इस वाली फिगर को। यहां पर आप देख सकते हो ये हमारी कॉइन है, मुद्रा एक है हमारी ये। ओके, यहां पर आप देख सकते प्यारे बच्चों, यहां पर फिगर्स, लाइन की फिगर्स रखी गई है। देखो यहां पर एक लाइन, यहां पर एक लाइन और पीछे एक लाइन, 4 लाइन की फिगर्स यहां पर रखी गई है। और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक ये हॉर्स है और यहां पर एक बुल रखा गया है। इतना हम जानवरों को सम्मान देते हैं, इतना जानवरों के प्रति हमारा प्रेम है हम भारतीयों का, यहां पर यही दर्शाया गया है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स are created and even laws for the protection of their life have been enacted। अब जितने भी जंगली जानवर है, जितने भी वन जीव है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए उनके वन जीव संरक्षण बनाया गया है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाए गए हैं जहां पर जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है, और कुछ लॉज भी, कुछ कानून भी बनाए गए हैं, लागू किए गए हैं, एनेक्ट किए गए हैं, लागू किए गए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। प्यारे बच्चों, नेचुरल हेरिटेज में आपने याद रखा कि पहला लैंडस्केप्स मतलब पर्वत जैसे कि हिमालयाज, और रिवर्स जैसे इंदस और रावी, और वेजिटेशन जैसे जंगल औषधि के पेड़ों से भरे हुए, और लास्ट में वाइल्ड लाइफ जिसमें एशियाटिक लायन खास तौर पर गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है। ये आदि हमने पढ़ा। अब हम हेरिटेज का दूसरा भाग कल्चरल हेरिटेज समझते हैं। प्यारे बच्चों, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। वट एवर इज रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विद हिज टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल इज कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। इट इज अ मैन मेड हेरिटेज। प्यारे बच्चों, जो भी हमने रिसीव किया या जो क्रिएट किया गया, किनके द्वारा? इंसानों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। उनने क्या इस्तेमाल किया? अपना उन्होंने बुद्धि इस्तेमाल की, चतुराई इस्तेमाल की। टैक्ट मींस चतुराई, विजडम मींस बुद्धि इस्तेमाल की, अपनी कला, आर्ट, कला इस्तेमाल की, स्किल, हुनर इस्तेमाल किया, कौशल इस्तेमाल किया, और उससे उन्होंने कोई चीज क्रिएट की, बिल्डिंग्स क्रिएट की, स्टैच्यूज क्रिएट किए, मूर्तियां बनाई, और वो फिर हम तक पास ऑन हुई। और क्योंकि ये मैन मेड हेरिटेज है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कल्चरल हेरिटेज।
होप कि यहाँ तक ये डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड हो गई है। ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो। द कास्ट एंड ट्राइब्स लाइक आर्यंस, क्षत्रप, कुशन, हुन्स, पर्शियंस, टर्क्स, अरब्स, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एटसेट्रा हैव कम टू इंडिया। कौन कौन सी कास्ट मीन्स जाति, ट्राइब्स मीन्स जनजातियाँ, जैसे आर्यंस, क्षत्रप, कुशन, हुन्स वगैरह, ये सब कहाँ आए हैं? इंडिया आए हैं माइग्रेट करके या यहाँ पर बिजनेस करने। ओके, इंडियन कल्चर हैज़ बिकम रिच बाय एक्सचेंजिंग इट्स कल्चर अमंग फॉरेन ट्राइब्स। इंडियन कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति जो है, वो और भी धनी हो गई। कैसे? जब उनने अपना जो कल्चर है इनके साथ मिक्स हो गया, एक्सचेंज हो गया, किनके साथ? विदेशी ट्राइब्स के साथ, विदेशी जनजातियों के साथ जो यहाँ पर रहने आए थे, उससे वो और भी एनरिच हो गया, और भी उसमें मॉडिफिकेशन आ गई, और भी उसमें क्या आ गया? संपन्न हो गया वो। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और जो भारतीय लोग हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड टाइम से ही उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपना कल्चर फ्लोरिश किया है और उनके अपने कल्चर से बाकी लोगों को भी, दुनिया के, उनको भी इन्फ्लुएंस किया है, उनको भी उससे मोटिवेट किया है, उनका भी उस पर एक अच्छा खासा डोमिनेंस रहा, असर रहा है। ओके, द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इज अबाउट 5000 years ओल्ड। यहाँ की जो वास्तुकला है, वास्तुकला बताता चलो, आर्किटेक्चर मीन्स कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन कैसे किया जाता है बिल्डिंग्स का, ये भी, और साथ में स्कल्पचर मीन्स मूर्ति कला भी 5000 वर्ष पुराना है। ओके, द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ इट। और इसका सबूत हमें कहाँ से मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपको गुजरात में ढोलावीरा में आर्कोलॉजिकल साइट मिलेगी, वहाँ पर हमें इस बात का सबूत मिलता है कि यहाँ का आर्किटेक्चर और स्कल्पचर 5000 साल पुराना है। ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, जब हम देखते हैं वहाँ साइट्स पे, वहाँ पर हमें क्या क्या मिला? फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं की हमें मूर्तियाँ मिली, उनकी फिगर्स मिली हमें, उनके स्टैचूज़ मिले हमें, और किनके साथ में? ह्यूमंस के, एनिमल्स के, जानवरों के, और टॉयज़, खिलौनों के, और कुछ स्कल्पचर ऐसा भी मिला जो कि बियर्डेड मैन है, इसका स्कल्पचर भी वहीं से ये लाया गया है, निकाला गया है खोद के उस आर्कोलॉजिकल साइट से। द स्टैचू ऑफ डांसर, डांसर का भी स्टैचू, और आदि। वन फील्स एस्टीम्ड एंड प्राइड इन आवर कल्चर एंड हेरिटेज। जब भी कोई इसको देखता है एक भारतीय, तो उसको सम्मान और गर्व महसूस होता है अपने संस्कृति के प्रति। फिगर्स ऑफ बुलॉक और लाइन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा। और आपको कौन सी फिगर मिलेगी, कौन से स्टैचूज मिलेंगे? ये वाला जो यहाँ पर आप देखते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पर लाइन्स और ब्लॉक लगाए गए हैं, किसपे? इन्वर्टेड लोटस, कमल का फूल उल्टा है यहाँ पर बनाया गया है, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। और उस पे क्या रखे गए हैं? बुलॉक, सांड रखा गया, और एक हॉर्स रखा गया है, उसके ऊपर ये लॉइंस रखे गए हैं, बनाए गए हैं। तो ऐसे कलाकार हुआ करते थे उन दिनों। और ये किस एरा में बनाया गया था, किस टाइम पीरियड में बनाया गया था? मौर्यन टाइम पीरियड, मौर्यन डायनास्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसी के एरा के ये जो फिगर है ये उसी के एरा की है। द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध आप देख सकते हैं किस फॉर्म में? मेडिटेटिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? मेडिटेटिव फॉर्म में, ध्यान लगाए हुए गौतम बुद्धा, और उनका भी स्टैचू बना हुआ है। और द कालखंड स्टैचूज ऑफ जैन तीर्थंकार, जैन तीर्थंकार के कालखंड स्टैचूज भी आपको देखने को मिलेंगे। द केव्स ऑफ इल्लोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनास्टी, केव्स जो गुफाएं है इल्लोरा की, वो राष्ट्रकूटा डायनास्टी के टाइम के है। मेक्स अस फील प्राउड, इससे हमें क्या होता है? हमें सम्मान फील होता है और गर्व फील होता है, एंड रेस्पेक्ट फील होता है, इज्जत फील होती है। किसके प्रति? अपनी संस्कृति के प्रति। प्यारे बच्चों, अब इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हो सकता है मैच द फॉलोइंग, जैसे हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फिगर्स ऑफ बुलॉक और लाइन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ये किस एरा के? हम लिखेंगे मौर्यन एरा के। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी, बाकी यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। अब कल्चरल हेरिटेज अकोमोडेट्स पैलेसेस, हमारी कल्चरल हेरिटेज जो है, हमारी मैन मेड विरासत जो है, उसमें क्या क्या अकोमोडेट होता है, क्या क्या आता है उसमें? एक तो पैलेसेस,
राजमहल, बिल्डिंग्स, जितनी भी बिल्डिंग्स है, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, स्टूपास प्यारे बच्चों कहते हैं बुद्ध रिमेन्स आर केप्ट हियर। यहाँ पर जो स्टूपा, आप ये डोम शेप्ड जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं आपको, इसको स्टूपा कहते हैं। बुद्धिस्ट लोग इसको बनाते हैं और यहाँ पर वो बुद्ध रिमेन्स रखते हैं, जैसे जो भी चीज़ें गौतम बुद्धा से रिलेटेड है। प्यारे बच्चों इसके बगैर विहाराज यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर में। प्यारे बच्चों विहाराज एंटरटेनमेंट की प्लेस होते हैं जहाँ पर वो खेल कूद वगैरह करते हैं। चैत्यास बेटा होता है प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्धिस्ट। ओके, यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। टेम्पल्स पता है, ये मंदिर को कहते हैं मॉस्क, मस्जिद को कहते हैं टूम्स, समाधि को कहते हैं, कब्रों को कहते हैं फोर्ट्स, किलों को कहते हैं, और गेट्स द्वार को कहते हैं। बेटा ये सब कल्चरल हेरिटेज यानी कि मैन मेड हेरिटेज में आते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ अ फ्रीडम मूवमेंट लाइक साबरमती आश्रम, डांडी, बरडोली, वर्धा, शांति निकेतन कोलकाता में जो है, दिल्ली एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज। हमारी कल्चरल हेरिटेज में हम वो प्लेसेस, वो स्थान भी इंक्लूड करते हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में है। जैसे कि साबरमती, यहाँ पर भी स्वतंत्रता आंदोलन चला था। डांडी, बरडोली सत्याग्रह, वर्धा आश्रम वगैरह, साबरमती आश्रम, शांति निकेतन वगैरह, तो इनको भी हम इंक्लूड किस में करते हैं, हमारी मैन मेड हेरिटेज में, कल्चरल हेरिटेज में। प्यारे बच्चों द इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया आर, जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है, डिस्कवरीज मीन्स खोजें जो इंडिया ने की है और खोज करके पूरी दुनिया को दी है, वो है लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज, भाषा, स्क्रिप्ट, जो भी हम राइटिंग्स लिखना, हाउ टू राइट, वो भी इंडिया ने ही डिस्कवर की है, भारत ने ही उसकी खोज की है। और डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, प्यारे बच्चों डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो यानी कि शून्य की डिस्कवरी भी इंडिया के ही एक गणित विज्ञानी ने की है। आप कमेंट सेक्शन में आपके लिए अब प्रश्न एक है कि आप उसका नाम अपने कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे देंगे कि वो कौन से साइंटिस्ट है, कौन से गणित के ज्ञानी है जिन्होंने शून्य की खोज की थी। और मैथमेटिक्स की डिस्कवरी भी यानी कि गणित की भी डिस्कवरी कहाँ पर, इंडिया में ही इसकी खोज हुई थी। इसके अलावा कैलेंडर, पंचांग, एस्ट्रोनॉमी मीन स्पेस साइंस, आयरन, लिटरेचर, जो भी लिटरेचर मतलब साहित्य जो लिखते हैं, रिलीजन, धर्म की भी यहीं से खोज हुई थी। युद्ध शस्त्र मीन साइंस ऑफ वॉर, हाउ टू फाइट अ वॉर, और चैरियट बेटा कहते हैं रथ को। और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान भी यहीं पर, जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, वास्तुशास्त्र, और ये होता है साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड हाउ टू डिज़ाइन होम, हाउसेस, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। रिपब्लिक प्यारे बच्चों कहते हैं गणतंत्र या कॉमनवेल्थ को, जिसमें मोनार्की नहीं होती है बल्कि डेमोक्रेसी होती है। जुडिशरी, कोर्ट से रिलेटेड, और लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग मीन्स की जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है जहाँ पर लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में पर्यावरण संरक्षण, ये सब डिस्कवरीज, ये सब खोजें किसने की है प्यारे बच्चों, इंडिया ने की है। इंडिया ने पूरी दुनिया को ये खोज करके दी है। प्यारे बच्चों कल्चरल हेरिटेज में यहाँ तक हमने देखा कि कल्चरल हेरिटेज में पहले तो कास्ट और ट्राइब्स कुछ आए इंडिया और जो फॉरेन ट्राइब्स थे या फॉरेन कास्ट जो भी थे, लाइक आर्यंस, मुगल, ब्रिटिशर्स वगैरह, इनने हमारे कल्चर को और हमने इनके कल्चर को और भी एनरिच किया, और भी डेवलप किया, और भी ग्रो किया प्यारे बच्चों। और हमने कल्चरल हेरिटेज में देखा कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये भी कल्चरल हेरिटेज में आता है। मैन मेड हेरिटेज में दूसरा स्कल्पचर जो कि 5000 ईयर्स ओल्ड है। और हमने प्यारे बच्चों देखा कि जो मूर्तियां हैं जैसे कि इलोरा केव्स की, और फिगर ऑफ बुलॉक और लाइन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन एरा, वो भी हमने देखा। और एक चीज़ प्यारे बच्चों हमने देखी जो कि कल्चरल हेरिटेज में आती है, वो है पैलेसेस और बिल्डिंग्स और स्कल्पचर्स और स्टूपास और कुछ टेम्पल्स, कुछ मॉस्क्स, कुछ टोम्स, कुछ फोर्ट्स और कुछ गेट्स। ठीक है, फोर्ट जैसे लाल किला, मॉस्क जैसे जामिया मस्जिद। ओके, और कुछ प्लेसेस हमने देखी, हिस्टोरिकल प्लेसेस जो कि स्वतंत्रता मूवमेंट से रिलेटेड है, जैसे साबरमती आश्रम, जैसे डांडी, जैसे बरडोली वगैरह वगैरह एटिस्ट्रा। और इसके बगैर हमने कुछ और चीज़ें देखी जो कि कल्चरल हेरिटेज में आती है प्यारे बच्चों, वो है हमारी डिस्कवरीज, लैंग्वेज,
की डिस्कवरी, शून्य की डिस्कवरी, स्क्रिप्ट की डिस्कवरी, साहित्य कैसे लिखते हैं, मैथमेटिक्स की डिस्कवरी, पंचांग आदि। ओके प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। प्यारे बच्चों, द प्लेस ऑफ कल्चरल लेजेंडरी एंड आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कल्चरल हेरिटेज गुजरात की पर्टिकुलरली हम पढ़ रहे हैं कि गुजरात को क्या मैन मेड हेरिटेज मिली है, मैन मेड विरासत क्या मिली है गुजरात को। प्यारे बच्चों, लेजेंडरी प्रसिद्ध, पौराणिक को कहते हैं, प्रसिद्ध या पौराणिक। द प्लेस ऑफ कल्चरल वो स्थान यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो कि पौराणिक या प्रसिद्ध और आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड, उनके रहने सहने का डिस्कवर करके उनके कल्चर के बारे में जानना, उसको आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कहते हैं। कि मीन्स कि जब हम किसी साइट पे जाते हैं, जैसे यहाँ पर लोथल डोलका तालुका, जैसे डोलावीरा यहाँ पर कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये डोलावीरा है कि ये आर्कोलॉजिकल साइट है प्यारे बच्चों। ऐसी लोथल भी आर्कोलॉजिकल साइट है, ऐसे रंगपुर ये भी आर्कोलॉजिकल प्लेस है जहाँ पर खुदाई उदाई करके, यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये लोथल है, ये डोलावीरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में पुराने रिमेन्स है कि उनकी बिल्डिंग्स के, उनके टूल्स, वो कौन से टूल्स इस्तेमाल करते, कौन से हथियार, कौन से औजार इस्तेमाल करते थे अपना काम करने के लिए, डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर प्यारे बच्चों रोज़ादी है, रोज़ादी और श्रीनाथगढ़ जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है। प्यारे बच्चों, इस पे आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे लोथल कहाँ पर है, आप लिखेंगे ढोलका तालुका, जैसे रांगपुर ये लिमड़ी तालुका इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ऐसे डोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ऐसे ही रोज़ादी आर श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने वो प्लेसेस पढ़ी कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात की पर्टिकुलरली हम बात करें। यहाँ पर हमने पहला जो पढ़ा, पहला ये कल्चरल प्लेसेस है, प्लेस ऑफ कल्चरल और आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ओके, और दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं अब वो है द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, मीन्स कि वो प्लेसेस जहाँ पर तीर्थ यात्रा करने लोग जाते हैं। एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, दूसरी यहाँ पर ही हिस्टोरिकली ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। वो कौन कौन सी प्लेस है, जैसे विक्ट्री टावर ऑफ वादनगर, वादनगर में विक्ट्री टावर जो ये दिख रहा है आपको इमेज में, ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। और दूसरा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एट जूनागढ़, स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये यहाँ पर स्टोन एक है और इसको इंस्क्राइब किया गया है कि मीन्स की इसकी इस पर जो लिखाई की गई है वो कुरेद कुरेद के लिखा गया है। जैसे मेटल्स पे भी कुरेद कुरेद के लिखा जाता है, एक हुआ पेन से लिखना, दूसरा हुआ कुरेद कुरेद के लिखना, उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। सन टेम्पल ऑफ मोदेरा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसकी है। गेट ऑफ चंपानेर, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मानसर लेक ऑफ रामगाम, जामा मस्जिद, झूलता मीनार और सिद्दी सईदनी जाली ग्रिल, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर। और टेम्पल्स ऑफ हदसिन, जैन टेम्पल एट अहमदाबाद, सहस्त्रलिंगा लेक ऑफ पतान, रानी की वाव, राजमहल ऑफ वडोदरा, टूम्ब ऑफ मोहब्बत खान एंड पारसी अग्यारी एट नवसारी। प्यारे बच्चों ये भी आपको मैच द फॉलोइंग मैच पूछा जा सकता है। जैसे कि सन टेम्पल कहाँ पर है, आप लिखोगे मोदेरा। जैसे रुद्र महालय कहाँ पर है, तो आप लिखोगे सिद्धपुर। ओके प्यारे बच्चों, अब जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है नंबर 3, दैट इज़ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। ये वो प्लेसेस है गुजरात की जहाँ पर यात्रा करने जाते हैं, उनमें ये भी यहाँ पर भी यात्रा करने जाते हैं। जैसे द्वारकाधीश टेम्पल, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल, वन ऑफ द 12 गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। ओके, ज्योतिर्लिंगा अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, बनसकंथा डिस्ट्रिक्ट, बोचुराजी ये महसाना डिस्ट्रिक्ट में, रणछोड़राय टेम्पल द कोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, श्यामलाजी टेम्पल अरावली डिस्ट्रिक्ट में। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट जो है 4th जो कल्चरल हेरिटेज मैन मेड हेरिटेज में आता है गुजरात में, वो है प्लेस ऑफ सोशल रिलीजियस एंड टूरिज्म। प्लेस ऑफ सोशल रिलीजियस एंड टूरिज्म मीन्स सामाजिक, और सोशल मीन्स सामाजिक, रिलीजियस में धार्मिक, और टूरिज्म मीन्स पर्यटन की जो स्थल है वो कौन से। पोलो फॉरेस्ट जो विजयनगर साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में, और कंकरिया कार्निवल अहमदाबाद में,
तानारीरी फेस्टिवल वादनगर में, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल इन मोदेरा और मोदेरा डांस फेस्टिवल रणोत्सवा इन कच्छ एटिस्ट्रा। और फिर हम प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं टूरिस्ट प्लेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। ये वो पर्यटन स्थल है जो जैन और बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। जैन बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया। जैन बुद्धिस्ट रिलीजन है, ये इंडिया में बहुत सालों से रह चुका है। कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट प्लेस इन गुजारा वादनगर। और यहाँ पर केव्स देखी जा सकती है, बुद्धिस्ट केव्स देखी जा सकती है, जैन की केव्स गुफाएं देखी जा सकती है। कहाँ पर? गुजारा में, जो कि वादनगर में है। तारांगा, खम्बालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तालाजी, धांक और झगादिया। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं फेयर्स ऑफ गुजरात, गुजरात के मेलों पर। ये भी हमारे हेरिटेज में आएंगे। और गुजरात के जो ये मेले हैं प्यारे बच्चों, इन पे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चों, नेम ऑफ फेयर है यहाँ पर है, और ये प्लेस ऑफ फेयर है कि मीन्स कहाँ पर मनाया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, और तीसरा किस डेट पे और किस मंथ में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, कुछ मंथ्स इसमें संस्कृत में है और कुछ मंथ्स इसमें अरबिक मंथ्स है। ओके, जैसे पहले मोढेरा डांस फेस्टिवल, ये मोढेरा महसाना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, और किस डेट पे बनाया जाता है? 3rd वीक ऑफ जनवरी ये बनाया जाता है इस मंथ में। और ऐसे ही मोढेरा फेयर जो है, ये मोढेरा महसाना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, और श्रवण सुद अमावस्या में ये मनाया जाता है इस मंथ में। ऐसे ही बहुचारा जी फेयर जो है, ये बहुचारा जी महसाना डिस्ट्रिक्ट में चैत्र सुद पूनम में मनाया जाता है। ऐसे ही शामड़ा जी ठकुर जी फेयर, ये शामड़ा जी अरावली कार्तिक सुद 11 से पूनम तक मनाया जाता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, भादरवी पूनम फेयर जो है, ये अंबाजी बनासकांठा भादरवी पूनम 1 मंथ बिफोर दिवाली मनाया जाता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, तरनेतर फेयर जो है, ये सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में 1st वीक ऑफ भाद्रपद में मनाया जाता है। बादियाद फेयर जो बादियाद अहमदाबाद रजब मुस्लिम मंथ है, यहाँ पर ये रजब की 9, 10 और 11 तारीख को मनाया जाता है। ऐसे ही नकलांग फेयर, ये कोलियाक भावनगर भाद्रवाद अमास में मनाया जाता है। और ऐसे ही माधवपुर फेयर, ये माधवपुर पोरबंदर में डिस्ट्रिक्ट पोरबंदर में, और चैत्र सुद 9 से 13 तारीख को ये मनाया जाता है। ऐसे ही बौथा फेयर, ये धौलखा अहमदाबाद में कार्तिक सुद पूनम के मंथ में मनाया जाता है। ऐसे मीरा धाथर उनावा महसाना डिस्ट्रिक्ट में, ये रजब के महीने में 16 से 22 तारीख को मनाया जाता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, दांग दरबार फेयर, ये अहवा दांग में फाल्गुन सूद पूनम में मनाया जाता है। ऐसे ही गोल गधेड़ा फेयर जो है, ये गराड़ा दाहोद में 5 से 7 दिन होली के बाद ये मेला चलता है वहाँ पर। कार्तिक पूर्णिमा फेयर जो है, ये सोमनाथ गिर डिस्ट्रिक्ट में कार्तिक सूद पूनम में मनाया जाता है। ऐसे ही भांगुरिया फेयर जो है, ये कुआं छोटा उदयपुर में होली से लेकर के रंग पंचमी तक मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात में हमने पढ़ा कि जो मैन मेड हेरिटेज गुजरात की है, मीन्स की जो ह्यूमंस से बनाई है, पहले जो उसमें आता है वो आता है प्लेस ऑफ कल्चर, लेजेंडरी एंड आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, और दूसरा प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, यात्रा के स्थल, और तीसरा हमने पढ़ा प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इंक्लूडिंग और भी जो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है, यात्रा के और स्थल जो इसके बगैर है, और चौथा हमने पढ़ा प्लेस ऑफ सोशल रिलीजियस एंड टूरिज्म, प्लेस ऑफ सोशल रिलीजियस एंड टूरिज्म इम्पोर्टेंस जिनकी है, और पांचवा हमने पढ़ा टूरिस्ट प्लेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट और जैन के टूरिस्ट प्लेस हमने पढ़े, और साथ ही हमने गुजरात के फेयर्स यानी कि मेले भी कर लिए कि गुजरात में कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब इंडिया लैंड एंड पीपल, इंडिया भारत, यहाँ की धरती और लोग पहले पहल कहाँ आए, कैसे आए। प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। जो आदि मानव है वो सबसे पहले पहल कहाँ रहने आए, एक तो इंडिया में देखे गए और साथ ही ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में वो देखे गए।
Mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. खुश होकर, प्रसन्न होकर बहुत सारे विदेशी जो जनजातियां हैं वो हेरिटेज देखकर, इंडिया की हेरिटेज देखकर, कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज देखकर, जो यहाँ का लैंड, जो यहाँ के फॉरेस्ट, जो यहाँ की हवा, जो यहाँ का मौसम, ये जो यहाँ के दरिया, यहाँ की नदी नाले, सब कुछ देखकर ये बहुत ही मेस्मराइज हुए, खुश हुए यहाँ की प्रॉस्पेरिटी देखकर, यहाँ की डेवलपमेंट देखकर, और वो इंडिया सेटल डाउन होने लगे और इंडिया रहने आए। कॉन्सिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर, और इसका नतीजा यहाँ पर हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि सभी ट्राइब्स के, ऑलमोस्ट ऑल ट्राइब्स, जितने भी ट्राइब्स आ चुके हैं इंडिया, सभी के अवशेष यहाँ पर पाए जाते हैं, सभी के सबूत यहाँ पर पाए जाते हैं। और बताया जाता है, इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर पॉइंट एक है कि द्राविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया। सबसे प्राचीन लोग जो इंडिया के हैं वो द्राविडियंस कहलाते हैं। लेकिन कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स जो है, जो खोजबीन करने वाले हैं नए ज़माने के, वो किसके खोजबीन करने? लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी के। लिंग्विस्टिक मीन्स भाषा के जो खोजी है, खोज करने वाले मॉडर्न रिसर्चर्स है, और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजी वो साइंस होता है जिसमें हम ह्यूमंस का ओरिजिन पढ़ते हैं और उनका नेचर पढ़ते हैं कि वो ह्यूमंस कैसे थे, कहाँ से आए और कहाँ गए। ये जो मॉडर्न रिसर्चर्स है इनने प्रूव किया, हैव प्रूव्ड दैट इवन बिफोर द द्राविडियन से पहले भी यहाँ पर 6 ट्राइब्स रहने आए थे और इंडिया में सेटल हो चुके थे। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कौन सा ट्राइब है जो यहाँ पर आए थे। पहले जो थे तो नेग्रिटाइट और हबसी पीपल, जिनको हम कहते हैं हबशी पीपल। सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट और नीग्रोज आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। वो ट्राइब्स में, जब हमने 6 ट्राइब्स अभी बोले आपको, तो 6 ट्राइब्स में से नेग्रिटाइट और हबसी पीपल जो है, ये कुछ हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकारक कहते हैं कि उनका मानना है कि जो नेग्रेट, या इनका ये नाम है, या नीग्रोज इनको भी कहते हैं, या इनको हबसी भी कहते हैं, नेग्रिटॉइड भी कहते हैं, ये सबसे पुराने रहने वाले हैं कहाँ के? भारत के। पीपल केम फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया विया बलूचिस्तान। और ये जो लोग हैं ये इंडिया कहाँ से आए? अफ्रीका से आए इंडिया। और किस रास्ते से आया? बलूचिस्तान रास्ते से, जो कि अभी के पाकिस्तान में पाया जाता है बलूचिस्तान। दे वर ब्लैक, दे देखिए इनकी फोटो, यहाँ पर इमेज आपकी इनकी देख सकते हैं। ब्लैक कलर इनकी स्किन थी, दे हैड कर्ली हेयर, और उनके बाल कर्ली थे। 4 to 5 फीट ऑफ हाइट, और 4 से 5 फुट ये हाइट में, लंबाई में हुआ करते थे। प्यारे बच्चों, इसके बाद एक और ट्राइब है एस्ट्रोलॉइड और निषाद पीपल। ये कहाँ से आया? पीपल केम फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। ये लोग जो है ये साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। दे वर ब्लैक विद ब्रॉड हेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये ब्लैक कलर की इनकी स्किन है, और विद ब्रॉड हेड, इनका माथा जो है वो चौड़ा है। फ्लैट नोज, इनकी चुपटी नाक है। शॉर्ट हाइट, और इनकी कद जो है वो शॉर्ट है। प्यारे बच्चों, वी फाइंड देम इन कोल एंड मुंडा ट्राइबल्स। और इनको हम किन ट्राइबल्स में, किन कबीलों में, किन जनजातियों में देखते हैं? कोल और मुंडा। खासी ट्राइबल्स में, जो खासी ट्राइबल्स कहाँ पर पाया जाता है? आसाम में। ट्राइब्स इन निकोबार एंड म्यांमार। निकोबार और म्यांमार में जो ट्राइब्स पाए जाते हैं, जनजातियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर ये लोग आपको देखने को मिलेंगे। ये कहते हैं कि ये भी आए थे इंडिया रहने द्राविडियन से पहले। द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषद। जो आर्यंस लेटर ऑन इंडिया आए वो इनको किस नाम से पुकारते थे? निषद पीपल। देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। इनका जो योगदान है वो बहुत ही ज़्यादा योगदान इनका है, इन एस्ट्रोलॉइड्स का, निषद पीपल का। किसमें? हिंदुस्तानी सभ्यता में और हिंदुस्तानी संस्कृति को डेवलप करने में, इनको ग्रो करने में। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स। ये बर्तन बनाते थे मिट्टी के। वोर कॉटन क्लोथ, और कॉटन के कपड़े पहनते थे, सूती के कपड़े पहनते हैं। एंड न्यू मेनी अदर स्किल्स, और बहुत सारे अलग हुनर, कौशल ये सीखते थे और उनको आते थे। दे हैड देयर ओन ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू। और उनका अपना एक धार्मिक बिलीफ सिस्टम था। प्यारे बच्चों, हबशी और एस्ट्रोलॉइड ट्राइब्स के अलावा मंगोलियड्स, और या दूसरा नाम इनका किरत पीपल भी इनको कहते,
केम फ्रॉम नॉर्थ चाइना विया तिब्बत, ये नॉर्थ चाइना से आए थे, तिब्बत के रास्ते से। दे सेटल डाउन इन नॉर्थ असम, और ये कहाँ पर सेटल हुए थे, कहाँ पर इन्होंने अपना स्थान डाला था, पड़ाव डाला था, वो था नॉर्थ असम, भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। दे हैड येलो कॉम्प्लेक्शन, और इनका देख सकते हो कि इनका येलो कॉम्प्लेक्शन था फेस का, स्किन का, फ्लैट फेस, और इनका फेस जो है फ्लैट है, और चब्बी चिक्स, मोटे मोटे गाल होते हैं इनके, एंड आलमंड शेप्ड आईज, और इनकी आईज जो होती है आप देख सकते हैं ये आलमंड शेप्स हुआ करती थी। ऑल्सो नोन एज किरात, इन लोगों को किरात पीपल भी कहते हैं, किरात ट्राइब भी इनको कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट जो ट्राइब्स है, क्योंकि 6 ट्राइब्स ऊपर हमने मेंशन किए हैं, उनमें से अल्पाइन, डिनारिक और एर्मेनॉइड ट्राइब्स भी है। 3 ट्राइब्स ऊपर हो गए, ये चौथा हुआ, ये 5वां हुआ, ये 6ठा हुआ। देखिए, माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये जो ट्राइब्स है, ये जो जनजातियां है, ये कहां से माइग्रेट हुई, सेंट्रल एशिया से ये माइग्रेट हुई। दे आर फाउंड अमंग द ट्राइबल्स इन गुजरात, और अभी कहां पर ये पाए जाते हैं, गुजरात में, गुजरात के जनजातियों में, ट्राइबल्स में, महाराष्ट्र के कुछ ट्राइबल्स में, बंगाल एंड ओडिशा। प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये अल्पाइन पीपल ऐसे दिखते थे, या अभी ऐसे दिखते हैं, इनकी जो जनरेशन्स है, और देनारिक कुछ ऐसे दिखते थे, और एर्मेनॉइड कुछ ऐसे दिखते थे। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम द्राविडियंस के बारे में, और उसके बाद आर्यंस के बारे में। द्राविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो। प्यारे बच्चों, द्राविडियंस को कंसिडर किया जाता है, माना जाता है कि वही क्रिएटर्स है जिन्होंने बनाई सिंधु वैली सिविलाइजेशन, सभ्यता कौन सी, सिंधु वैली की। और ये सिंधु वैली इसको इसलिए कहा जाता है, प्यारे बच्चों बताता चलूंगा, कि यहाँ पर ये नदियाँ एक बहती है जिसका नाम सिंध है, तो इसी को मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की आपने देखी होगी, वो मोहनजोदारो इसी पे बेस्ड मूवी है। और राइट नाउ, अभी आजकल अगर देखा जाए, अभी ये जो एरिया है मोहनजोदारो सिंध वैली सिविलाइजेशन, ये सिंध एरिया पाकिस्तान लारकाना डिस्ट्रिक्ट में लोकेट किया जा सकता है, आज देखा जा सकता है। इस बेस पे आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू बेस्ड, सिंधु वैली सिविलाइजेशन किसने वो क्रिएट की थी, उसके क्रिएटर कौन है। They were believed to be the direct descendants of Stone Age civilization. Stone Age civilization जो सभ्यता है, उसके ये डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, नस्ल मानी जाती है, जनरेशन मानी जाती है, कौन, द्राविडियंस। The tribes came from north, survived with their language. ये ट्राइब जो है, ये नॉर्थ, क्योंकि पाकिस्तान नॉर्थ में ही पड़ता है, नॉर्थ से आए और साउथ की तरफ चले आए, माइग्रेट किया अपनी लैंग्वेज के साथ और अपनी संस्कृति के साथ, उस संस्कृति में जितने भी फीचर्स थे। लेटर ऑन दे वर कॉल्ड एज द्राविडियंस, उसके बाद उनको प्यारे बच्चों द्राविडियंस के नाम से जाना गया। द्राविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड। द्राविडियंस ही थे जिन्होंने मातृदेव भव, पितृदेव भव ये कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब होता है माँ को उन्होंने देवी बोला और फादर को उन्होंने देवता बोला। वहीं से ये सोच फिर चली कि पार्वती को माँ बोला गया और भगवान शिव को फादर बोला गया, पिता बोला गया। दे हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली, उनकी फैमिली जो थी प्यारे बच्चों वो मैट्रियार्कल थी। मैट्रियार्कल का मतलब होता है, मैट्री मीन्स माँ, मदर, मदर हेड ऑफ द फैमिली हुआ करती थी। और उनकी जो लैंग्वेज थी द्राविडियंस की वो थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये इनकी फैमिली लैंग्वेज है। प्यारे बच्चों ये लैंग्वेज याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। जैसे ड्रा, यहाँ पर ड्रा ड्रा ड्रा, आप देख सकते हो ड्रा 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 ड्रा, तो ये बाइक की आवाज़ है, केटीएम बाइक की आवाज़। तो केटीएम बाइक आप याद रखिए, केटीएम बाइक की आवाज़ ड्रा 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 ड्रा, और ड्रा से द्राविडियंस हो गया। के फॉर प्यारे बच्चों, के फॉर कन्नड़, यहाँ पर टी फॉर तमिल, टी फॉर तेलुगु और एम फॉर मलयालम, ये होगी इनकी लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, इस मेमोरी ट्रिक से आप ये लैंग्वेज याद रख सकते हैं ताकि आपको इजी हो जाए एग्जाम में याद रखना। अब द्राविडियंस से हमें क्या मिला? द हेरिटेज ऑफ द द्राविडियंस आर द ट्रेडिशन ऑफ वॉर्शिपिंग नेचर एंड एनिमल्स। इन्होंने ही रिवाज निकाला कि वर्शिप करनी है, पूजा करनी है नेचर की और एनिमल्स की। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप
धूप तो सभी पता होगा आप बच्चों को कि धूप इंसेंस स्टिक को कहते हैं, खुशबू सुंघाने के लिए घर में। दीप लैंप भी इन्होंने ही इस्तेमाल किया था आरती के लिए, जब आरती हम उतारते पूजा के बाद या पूजा के समय। ओरिजिनल डीटीज ऑफ द्राविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस। जो डीटीज गॉड्स देवी देवता जो द्राविडियन से बना रखे थे उनको एक्सेप्ट किया, माना उनको गॉड आर्यंस ने, जो लेटर ऑन आए द्राविडियंस के बाद, एंड री एस्टैब्लिशमेंट दैम एज अ गॉड, उन्होंने उनको एज अ गॉड माना। ऑफ कल्चर विद पेस ऑफ टाइम, धीरे धीरे आर्यंस ने भी वो एक्सेप्ट कर लिए एज गॉड्स, जिनको एज गॉड्स एक्सेप्ट किया था द्राविडियंस ने। अंडर ट्रिमेंडस influence of North, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidians। क्योंकि नॉर्थ साइड से, उत्तर साइड से इंडिया के जो द्राविडियंस थे उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा आर्यन कल्चर पे, जो आर्यंस थे। हैंस इंटरकास्ट मैरिज टुक प्लेस, तो आर्यंस और द्राविडियंस में इंटरकास्ट मैरिज होने लगी, मीन्स कि वो एक दूसरे के साथ शादी करने लगे। द्राविडियंस हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि द्राविडियंस में मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली था। उसका मतलब मैट्री बताता चलूं, मैट्री का मतलब होता है मदर, मीन्स मदर हेड ऑफ फैमिली हुआ करती थी, वही होम अफेयर्स वगैरह संभालती थी। द्राविडियंस प्रोग्रेस्ड a lot in different crafts and arts like building a boat and raft, weaving, spinning, dyeing, etc. जो द्राविडियंस थे इनको बहुत सारे हुनर आते थे, बहुत सारे स्किल्स आते थे, बहुत सारे आर्ट्स इनको आते थे, जैसे बोट बनाना, राफ्ट बनाना जो पानी में चलते हैं, वीविंग बुनना, स्पिनिंग और डाइंग कपड़ों को रंगना। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ आर्यंस, लेकिन आर्यंस की डोमिनेंस होने से क्या हुआ कि जो द्राविडियंस थे दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया, द्राविडियंस साउथ इंडिया शिफ्ट हो गए, दक्षिण की तरफ चले गए, एंड सेटल देयर, जिसको अभी हम साउथ इंडिया कहते हैं। अब द आर्यंस, द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ द आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। नॉर्डिक आर्यंस, प्यारे बच्चों, नॉर्डिक का मतलब होता है ये यूरोपियन रेस है जो गोरे और टॉल होते हैं, उनको नॉर्डिक कहते हैं। तो नॉर्डिक आर्यंस जो है ये यूरोपियन रेस है। वाई द क्रिएटर्स ऑफ द आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया, यही थे जिन्होंने आर्यन सभ्यता सिविलाइजेशन इंडिया में बनाई थी। याद रखना प्यारे बच्चों, सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो है इसके क्रिएटर द्राविडियंस है। ओके, तो हिंदू जिसको कहते हैं, जो हिंदू नाम है, ये आर्यंस ही कहलाते थे। दैट मीन्स आर्यंस ही हिंदू है, और एंशिएंट टाइम में इन्हीं को हिंदू कहते थे, आर्यंस को ही। द एरिया वेयर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड वाज कॉल्ड आर्यवर्ता, और जिस एरिया में ये पाए जाते थे आर्यंस, आर्यंस और आर्यवर्ता, याद रखना आर्यंस कहां पर रहते थे, आर्यवर्ता, आर्या आर्यंस, आर्या आर्यवर्ता। मेमोरी ट्रिक टू मेमोराइज इट। दे वर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन नेम्ड सप्ता सिंधु, और ये लोग कहां पर जमा हुए थे, नॉर्थ वेस्ट रीजन, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जिसको सप्ता सिंधु कहते हैं। सप्ता का मतलब होता है 7 और सिंधु दरिया का नाम है। सप्ता 7 दरिया, उसका मतलब क्या होता है, 7 रिवर्स वहां से फ्लो करते थे। 7 रिवर्स वर फ्लोइंग ओवर देयर। इसके लिए मेमोरी ट्रिक क्या है कि इंदस सिंधु को ही कहते हैं, और उसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज, यही बना टोटल बना के 7 दरिया बनते हैं। इंदस के साथ कौन कौन सा दरिया मिलता है, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलुज, सरस्वती। प्यारे बच्चों, आपको निमोनिक सेंटेंस एक याद रखना है, 7 बाई रोज चले झील पर इंदु और सरस्वती को देखने। इंदु इंदस, सरस्वती पता ही है सरस्वती। अब जी 7 है, 7 का मतलब सतलुज, भाई का मतलब बियास भ, रोज रावी र, चले चनाब च, और झील झहलम झ।
द एरिया ऑफ आर्यवर्ता वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला बिहार, और आर्यवर्ता का, आर्यंस का जो राज्य था, जो एरिया इनका था जिसमें बस रहे थे, नॉर्थ वेस्ट से लेकर के वो यूपी बिहार में मिथिला तक फैला हुआ था ईस्ट में, और विंध्याचल साउथ में फैला हुआ था। ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड, कब प्यारे बच्चों? पोस्ट वैदिक पीरियड मीन्स वैदिक पीरियड के बाद, वैदिक काल के बाद। दे वर मोस्ट एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्परेरी ट्राइब्स। प्यारे बच्चों, आर्यंस जो थे वो मोस्ट एडवांस थे बाकी ट्राइब्स से। इससे पहले हम बोल के 6 ट्राइब्स आए और द्रविडियंस आए, उन सब में से जो आर्यंस थे वो मोस्ट एडवांस थे। इस पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकग्नाइज्ड विथ वेरियस नेम्स एज भारत भूमि, भारत खंड एंड भारतवर्षा एटसेट्रा आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्यभट्ट और भरतकुल। ये जो धरती है, बड़ी सी धरती, इसका नाम भारत भूमि भी है, भारत खंड भी बोला जाता है, भारतवर्ष बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ के किंग का नाम आर्यभट्ट हुआ करता था, या भारतकुल ट्राइब से भी को जाना जाता था। आर्यंस वर द नेचर लवर्स। आर्यंस जो थे वो प्रकृति से प्यार करने वाले थे। दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्रीज। वो प्रेम करते थे और पूजा करते थे ट्रीज की, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द सन, द विंड एंड द रेन। दे हैड कंपोज हाइम्स, जिनको हम रीचास कहते हैं, श्लोक कह सकते हैं, या कविता बोला आप हिंदी में, फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स। जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं ऊपर, ट्रीज के लिए अलग से इन्होंने श्लोक बनाए थे, भजन बनाए थे, रिवर्स के लिए अलग, माउंटेन्स के लिए अलग। In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajna and other activities became prevalent in India. और धीरे धीरे क्या हुआ? रिलीजियस सेरेमनीज होने लगी, रेसिटेशन ऑफ वेदास होने लगी, और यज्ञ किया जाने लगा घरों में। ये सब एक्टिविटीज़ धीरे 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 इंडिया में आने लगे। प्यारे बच्चों, अब सम अप करते हैं इन सभी ट्राइब्स का वंस अगैन। देयर वाज अ फाइन अमलगमेशन ऑफ दोज ट्राइब्स विद देयर स्पेसिफिक style of living and harmonious culture was formed which gave India a glorious and prosperous heritage. प्यारे बच्चों, फाइन एमलगमेशन हुई थी, मिक्सअप हुआ था इन सभी ट्राइब्स का जिनका हमने ऊपर चर्चा किया है। उनके अपने अपने लाइफस्टाइल के साथ कैसे वो ज़िंदगी गुजारते थे, खाने पीने रहने का तरीका, और उससे क्या हुआ, जब वो एक दूसरे से मिले तो उससे क्या है, एक नया कल्चर फॉर्म हुआ, विच गिव इंडिया ए ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज। उससे इंडिया को एक शानदार और सक्सेसफुल हेरिटेज मिल गई। दीज फॉरेनर, जितने भी ये फॉरेनर ट्राइब्स थे, बाहर के आउटसाइडर्स थे, और इंडिया के जो ट्राइब्स थे अपने यहाँ पर ऑलरेडी एमलगमेटेड इन सच अ वे, वो कुछ इस तरह से मिल गए बहुत काल से, बहुत टाइम से, दैट दे लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, की उनकी जो खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी प्यारे बच्चों, वो लॉस उनने की, उनके पास वो नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनने इंटरकास्ट मैरिज की, एक दूसरे के साथ शादी की, और उससे उनका कल्चर भी मिक्सअप हो गया। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल, जितने भी फॉरेनर्स आउटसाइडर्स थे और इंडिया के लोकल पीपल जो थे, वो आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज। उन्होंने एक दूसरे की लैंग्वेज पे भी असर डाला, और लिखाई पे भी असर डाला, स्क्रिप्ट पे, नेम्स पे भी असर डाला, नेम्स भी चेंज होने लगे, और रिलीजियस बिलीफ्स भी धीरे धीरे चेंज होने लगे। और इसी से इसने क्या हुआ, प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दीज फॉरेनर्स। ये जो फॉरेनर्स जो अब इंडिया आए थे, ये भी इंडियनाइज हो गए। किससे? लैंग्वेज से, स्क्रिप्ट से, नेम से, और रिलीजियस बिलीफ्स से। इन्होंने भी ये सब चीज़ें धीरे 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 अडॉप्ट की। सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल से ही प्यारे बच्चों, ए कंपोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया। इंडिया में जो कल्चर बना, ये कंपोजिट बना, मीन्स कि ये सम ऑफ मिक्सड कल्चर बना। दे ऑल देन बिकेम इंडियंस, और ये सभी, चाहे आउटसाइडर्स थे, चाहे इंडिया में लोकल पीपल थे, जितनी भी ट्राइब्स है, ये सभी एक दूसरे से मिलकर इंडियंस बन गए। इन्हीं को हम भारतीय कहने लगे। इन शॉर्ट, इन एंशिएंट इंडिया द फ्यूजन ऑफ वेरियस कल्चर्स। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं, प्राचीन भारत में फ्यूजन हुआ, मिल गए वेरियस कल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर्स, एनरिच्ड इंडियन कल्चर, जिससे एक इंडियन कल्चर एनरिच हुआ बाय मेकिंग इट वेरीगेटेड एंड प्रॉस्पेरस। इससे क्या हो गया,
ये वेरीग्रेटेड और प्रॉस्पेरस कल्चर बन गया। वेरीग्रेटेड मीन्स वैरायटी इसमें आने लगी, एंड प्रॉस्पेरस मीन्स सक्सेसफुल हो गया, ये डेवलप हो गया। ये यहाँ तक प्यारे बच्चों कल्चरल हेरिटेज वाला पार्ट जो है इस चैप्टर का वो हमने कंप्लीट कर लिया। और हमने अब यहाँ पर देखा कि हिंदुस्तानी संस्कृति जो है, इंडियन कल्चर है, वो कैसे वेरीड है, मीन्स कि वो कैसे मिक्सअप है सभी कल्चर्स का, जितने भी ट्राइब्स अपना कल्चर लेकर के आए इंडिया। प्यारे बच्चों अब जो कल्चर हेरिटेज हमें अपने पूर्वजों से मिली है उसको कैसे प्रिजर्व करना है और उसको कैसे बचाना है, कंजर्व करना है, इस पे हम अब चर्चा करते हैं। ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चरिस्क एंड अट्रैक्टिव। हर एक पहलू आप देखिए इंडियन हेरिटेज का जो भी हमें इंडिया में मिला है वो आंख को भाने वाला है और पिक्चरिस्क है, खूबसूरत है, देखने के लायक, एंड अट्रैक्टिव, वो आपको आकर्षित करेगा। जो भी एस्पेक्ट आप इंडिया का देखो, चाहे बिल्डिंग्स देखो, चाहे पार्क्स देखो, गार्डन्स देखो, लैंग्वेज देखो, वट एवर इट इज, हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। और हेरिटेज से हमारे नेशन की शान बढ़ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इंडिया अटेन्ड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। इंडिया पूरे वर्ल्ड में लीडिंग पोजीशन पे है अभी, क्योंकि इंडिया ने अपनी हेरिटेज को क्या किया है, भारत ने प्रोटेक्ट करके रखा और प्रिजर्व करके रखा, महफूज रखा है। Thus, it's the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials. तो ये हर एक नागरिक की, हर एक सिटीजन की, हर एक शहरी की ड्यूटी बनती है कि वो जितने भी एंशियंट मेमोरियल्स है, प्राचीन यादें हैं, उनको कोई हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व प्लेसेस, और उनको चाहिए कि प्लेसेस को प्रिजर्व करे हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, वैसी प्लेसेस जिनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे लाल किला है, जैसे ताजमहल है, जैसे रेड फोर्ट है, जैसे हवा महल है। ओके, तो जैसे लाल किला, तो इसकी हिफाजत प्रिजर्व कैसे किया जाता है? प्यारे बच्चों बहुत सारे पान खा के आते हैं, मुंह में लाल लाल पान होता है, लाल किले को और भी लाल कर देते हैं थूक थूक के। वैसा नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है? थूकना नहीं है वहाँ पर, लिटर नहीं करना है वहाँ पर, कूड़ा करकट वहाँ पर नहीं डालना है, कचरा वहाँ पर नहीं डालना है। ऐसे हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ऐसे हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। इट्स द प्राइमरी एंड पायस ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, और हर एक शहरी की, हर एक नागरिक की, जो भी इंडिया में रहते हैं, कि वो ऑब्जर्व करे दैट नोबडी हार्म्स द एंशिएंट मेमोरीज, कि कोई और भी, एक तो खुद भी नहीं करना है उसको नुकसान पहुंचाना, और दूसरा किसी और को भी एंशिएंट मेमोरियल्स को नुकसान पहुंचाने नहीं देना है। एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व प्लेसेस हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड वैल्यूज, और ऐसी प्लेसेस को जो महत्व रखते हैं हिस्टोरिकली, तो उनको, उन प्लेस को भी प्रिजर्व करना है और उन वैल्यूज को भी प्रिजर्व करना है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन जो हमारे भारत का संविधान है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर मेंशन इन आर्टिकल 51A। सिटीजन्स को, नागरिकों को फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन किया गया है, कहां पर? आर्टिकल 51A 6, 7, 9। इसमें डिस्क्राइब किया गया है ये वाली कुछ ड्यूटीज, डिस्क्राइब यहां पर 3 ड्यूटीज की गई है आर्टिकल 51A में। पहली ड्यूटी जो है ये रिलेटेड कहां पर है, कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 51A 6 ड्यूटी नंबर 1 है। क्या है? अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस। याद रखना, यहां पर हम ऐसे याद रखें, UMP, अंडरस्टैंडिंग, मेंटेनिंग और P फॉर प्रोटेक्शन। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आर हार्मोनियस कल्चर। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए, हमें पढ़ना है इसके मतलब, जानना है इसके मतलब कि हार्मोनियस कल्चर जो हमारा है ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। हार्मोनियस कल्चर में बहुत सारे कल्चर एक दूसरे के साथ रहते हैं विदाउट वायलेंस, हार्मनी में, अमन के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ। प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट, और जो हमारी प्रॉस्पेरिटी, जो हमारी सक्सेस है, डेवलपमेंट है, इसको हम प्रिजर्व करें। ये होगी ड्यूटी नंबर 1 विच इज रिटन इन आर्टिकल 51A 6। ओके, और ड्यूटी 2 है किससे रिलेटेड? ड्यूटी 2 आर्टिकल 51A 7। इसमें क्या है? मेंटेनेंस करनी है, मेंटेनिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को मेंटेन करना है। टैंक्स जो पानी के टैंक्स होते हैं टाउन्स में, गांव में या सिटीज़ में, जहां पर पानी स्टोर करके रखा जाता है, उसको भी मेंटेन करना। रिवर्स को भी, पॉन्ड्स, तालाब को भी, वाइल्ड एनिमल्स को भी, एंड बर्ड्स, अलॉन्ग विद मेंटेनिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, और
प्राकृतिक माहौल जो है उसको भी मेंटेन करना, और टू शो कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है प्यारे बच्चों, जितने भी जंतु है, जितने भी एनिमल्स है, उनके प्रति हमें हमदर्दी दिखानी है, काइंडनेस दिखानी है। ड्यूटी नंबर 3 क्या यहाँ पर रिटन है, यह है आर्टिकल 51A और 9 पे लिखा हुआ है, द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या बोला गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसका संरक्षण करना है। पब्लिक प्रॉपर्टी होती क्या है, ये देखो प्यारे बच्चों, जो पब्लिक टैक्स देती है, हम लोग जो टैक्स देती है उसी से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनती है, और उस पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड गिविंग अप वायलेंस, हमें वायलेंस नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी या बाकी चीज़ों को नुकसान पहुंचे। और ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, वो भी आर्टिकल 51A 9 में एज ड्यूटी नंबर 3 यहाँ पर मेंशन किया गया है। थस नेचर हैज जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी इंडिया। तो ऐसे हमें पता चलता है कि नेचर ने बहुत ही ज़्यादा दे रखा है इंडिया को प्रॉस्पेरस करने में, डेवलप करने में, उसको सक्सेस करने में। अब कंक्लूजन में क्या क्या नेचर ने अबंडेंटली इंडिया को प्रदान किया है, वो है ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स। Thus nature has created beautiful landscapes, beautiful mountains, beautiful landscapes. नेचर ने दिए है इंडिया को। वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, उनकी प्योरिटी को, साफ सुथराई को, सैंक्टिटी एंड ब्यूटी, उनकी खूबसूरती को हमें मेंटेन करना चाहिए, और ये हमारी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए, नैतिक ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उनको मेंटेन करें। द इंडिया हेरिटेज, The Indian heritage is an outcome of the development of people of India over a long period of time. जो इंडिया की अभी वाली हेरिटेज आप देख रहे हैं, जितना भी हमारे पूर्वजों से हमको मिला है, वो इसी का नतीजा है, जिसका द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग टाइम। वो लोग डेवलप हो चुके, यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं प्राचीन काल से ही, बहुत ही लंबे समय से। नेचर हैज जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी इंडिया, और नेचर ने दिल खोल के इंडिया को दिया है, डोनेट किया है, उसको सफल बनाने में, प्रॉस्पेरस बनाने में। इंडिया अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द फील्ड्स फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू इंडियाज पेक्यूलियर नेचुरल स्ट्रक्चर। इंडिया का जो पेक्यूलियर नेचुरल स्ट्रक्चर है, इसकी बाउंड्रीज, इसकी जियोग्राफी जो है, और इससे क्या हुआ, इंडिया ने अचीव किया बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, इसने अचीव की लगभग हर एक फील्ड में। In this way, the Indian heritage is the result of the development of the people of India in the social, economical, political and cultural fields over centuries. और इसी तरीके से जो इंडिया की हेरिटेज है, वो किसका नतीजा है, कैसे वो हो गई, कैसे वो बनी इंडिया की हेरिटेज, वो बन गई तरक्की से, डेवलपमेंट से। किसकी, यहाँ के लोग डेवलप होते गए, अनफोल्ड होते गए, मिक्सअप होते गए, कैसे सोशली मिक्सअप होते गए, डेवलप होते गए, इकोनॉमिकली डेवलप होते गए, पॉलिटिकली डेवलप होते गए, और कल्चरल फील्ड में भी डेवलप होते गए। क्यों, बहुत सारे कल्चर एक दूसरे के साथ मिल गए ओवर सेंचुरीज, बहुत ही सदियों से। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी चैप्टर्स, सभी मेमोरी मैप्स, सभी मेमोरी ट्रिक्स और सभी क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, take care and goodbye.